हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं दोबारा आप सबके बीच में आज का दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेके, जिसमें हम लोग 9 दिसंबर 2019 के शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए सीपीओ 19 के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में जो कि डिस्कस किए जाएंगे। डेली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं ताकि आप लोग CGL 2020 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। और जो भी सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छी DI आई थी, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें गाइस। और बहुत अच्छे DI के क्वेश्चंस थे और वैसे भी 3-4 यूनिक क्वेश्चंस थे, आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। और इससे पहले मैं 16 प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट कर चुका हूँ, जिसमें मैं CPO 2020, CGL 2019 और CPO का जो 9 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के 50 क्वेश्चन आए थे वो मैं 16 प्रैक्टिस सेशन में कवर कर चुका हूँ अभी तक। मैं कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं ले पाया। उसका कुछ रीज़न था, एक्चुअली मेरे को कोल्ड हो गया था, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड के चलते आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं 2 दिन आपसे दूर रहा, क्लास नहीं कंडक्ट कर पाया। पर मैं दोबारा हाजिर हूँ। ट्राई करेंगे कि CGL 19 तक का सिलेबस हम लोग 10 तारीख तक ख़त्म कर देंगे। और अभी इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपको 9 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 2 में देखने को मिले। इससे पहले वाली वीडियो जो मैं शाम को डाली थी 4 बजे, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस किस दिन एग्ज़ाम आपका होगा, किस किस दिन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा CGL 2020 का। और इस वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस, इंग्लिश और हिंदी में। टारगेट रहेगा इस सीरीज़ का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व करें, जिसमें SSC, CGL, CPO, CHSL के 18, 19, 20 के जितने भी क्वेश्चन सेट्स में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। इससे पहले मैं कुछ चैप्टर भी करा चुका हूँ, तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट हो एक बार जरूर गो थ्रू हो। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, उसमें आपको 100% अप टू डेट कंटेंट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फोर्थ कमिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं आप सबको, तो आप लोग प्लीज़ उसको एक बार जाके जरूर देखें। और मेरा नाम प्रतीक सेठी है, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। और चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। सब जगह आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपने देखा इस क्वेश्चन को कि अगर मैं इसको देखूं, आपको पता है क्या होता है, आपको पता है a² + b² - 2ab होता है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि अगर मैं b को मान लो √3 मान लेता हूं, तो 2.2√3 मतलब आपको a को कितना मानना पड़ेगा 2। तो आप यहाँ से देखोगे एक पैटर्न बन रहा है कि अगर मैं देखूँ नीचे तो यहाँ पे कुछ 2 - √3 का स्क्वायर लिखा है। अगर मैं इसको खोल के देखूँ तो कितना हो गया 4 + 3 - 4√3, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे 7 - 4√3। तो आपको पता चल गया कि 7 - 4√3 जो है वो 2 - √3 का स्क्वायर है। तो आप इसको सॉल्व कर ले। आपने देखा 2 - √3, अब इसको आप रैशनलाइज करेंगे तो आपको प्लस के साइन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना। आपने देखा ऊपर कितना आ गया आपका 2 + √3, नीचे कितना 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो आपने देखा 2 प्लस और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो आपका जो आंसर आएगा 3.73, जिसको आप 3.7 बोल सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है पिछले वाले शिफ्ट में, जो अब से पहले प्रैक्टिस सेशन, एक 16th प्रैक्टिस सेशन है, उसमें मैंने करा दिया है क्वेश्चन ऐसा, पर मैं दोबारा करा देता हूँ। आपने देखा कि ABC ने इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रेशो में करी है, 4:2:9 में, ठीक है। उसके बाद बोला है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर से सब लोग समझ गए होंगे क्या कि 1/4 होता है। आप सभी को पता है क्वार्टर का मतलब बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, आपका डेली यूज़ का क्वार्टर अदिया समझते होंगे सारे हुआ। तो क्वार्टर जो है सब समझ जाएंगे क्या 1/4 की बात हो रही है, मतलब 1/4 एक साल का, मतलब कितना हर 3 महीने बाद कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। क्वेश्चन बोला एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। एवरी क्वार्टर का मतलब कि साल का क्वार्टर मतलब 3 महीने। 3 महीने बाद क्या हो रहा है कि ए जो है कैपिटल हाफ होती जा रही है, मतलब पहले 3 महीने में ए की कैपिटल इतनी, फिर हाफ हो गई, कितनी रह गई 2, फिर इसका भी हाफ हो गई, कितनी रह गई 1, फिर इसका भी हाफ हो गई, तो कितनी रह गई इतना। अभी बोला है बी की जो कैपिटल है वो डबल होती जा रही है। अच्छा, मतलब पहले 3 महीने में ये, फिर अगले 3 महीने में ये, फिर अगले 3 महीने में ये, फिर अगले 3 महीने में कितनी हो जाएगी। आपने देखा कि अगले 3 महीने में जो है वो आपकी 16 × 3 हो जाएगी।
फिर आपने एक और चीज़ देखी क्या कि सी का जो कैपिटल है वो अनचेंज है, मतलब 9 है, और वो 12 के 12 महीने ऐसे ही चला। क्वेश्चन बोला इफ़ एट द एंड ऑफ अ ईयर, आपने देखा 1 साल की बात हो रही है, तो आपने देखा 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मतलब 4 बार 3 महीने, मतलब 12 महीने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आपको बोला है क्या प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट दे दिया, मतलब इसकी वैल्यू दी है, और आपसे टोटल प्रॉफिट मतलब ABC का पूछा है। आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। सॉल्व कर लो, 4 तिया 12, 6 18, 3 21, 3/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कितना लिखा है, 6 12 24 48। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो 6 12 18 हो गया, और 24 और 48, तो ये तो हो गया 72। और 72 में अगर मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इधर कितना आ गया, इधर आ गया आपके पास 108। ठीक है, अभी इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो आपने देखा कि 45/2 लिखा है। ठीक है, ये हो गया 90, ये हो गया 108। तो आप जब इसको काटने जाएंगे तो आप देखेंगे कि 9 पंजे 45, 10 पे जाएगा, एंड देन ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 12 पे। ठीक है, तो आपने देखा 5/20 रेशो 24 जो आया, प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी आया। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है क्या कि टोटल प्रॉफिट बताएं, जबकि आपको ए के प्रॉफिट की वैल्यू दे दी, आपको दे दी 5 की वैल्यू। 5 की वैल्यू कितनी दी आपको, 24,000। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको पता चल गया 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4800। और से टोटल प्रॉफिट पूछा है, टोटल प्रॉफिट है किसका, प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी प्रॉफिट ऑफ सी। रेशो जोड़ दो, कितनी हो गई 25 में अगर आप 24 जोड़ो तो कितना आता है 49। 4800 इंटू 49, 9 8 जा 72, लास्ट का यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए बी सी किसी काम को, ए अगर किसी काम को करे तो 30 दिन में कर देगा, बी उसी काम को करे तो 45 में कर देगा, सी उसी काम को करे तो 90 दिन में कर देगा। आपने देखा कि ए बी सी का टोटल टाइम दिया है, आप टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना आ गया, तीनों का एलसीएम 90। फिर आपने वनडे वर्क निकाला, इसका आ गया 3। वनडे वर्क आता कैसे है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क आपने करा टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। अभी आपको बोला है ए स्टार्ट द वर्क, ए ने काम शुरू किया। फिर बोला है ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर एवरी थर्ड डे, मतलब पहले 2 दिन कौन काम करता है, ए, फिर तीसरे दिन ए बी सी। ये क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क में करा भी चुका हूँ, और ऐसा ही हर बार चलता है, मतलब चौथे दिन ए, पांचवें दिन ए, छठे दिन फिर तीनों, क्योंकि बी और सी इसकी हर तीसरे दिन मदद कराने आ रहे हैं। तो आपने देखा ए ने पहले दिन कितना काम किया, आपने देखा ए जो है 1 दिन का वनडे वर्क जो है ए का कितना है 3। तो आपने देखा पहले दिन भी 3 काम हुआ, दूसरे दिन भी 3, तीसरे दिन काम हुआ कितना, 6 काम हुआ। क्यों 6 हुआ, क्योंकि आपने यहाँ से देख ली एक चीज़ क्या कि बी और सी का 1 दिन का काम कितना है, 2 और 1 मतलब 3, 3 में 3 जोड़ा तो कितना 6। आपने देखा कि 3 और 3 6 और 12, मतलब 12 काम कितने दिन में हो गया, 3 दिन में। आपने देखा 12 काम कितने दिन में हो गया, 3 दिन में। फिर आपने एक चीज़ देखी क्या कि 12 का ऐसा कोई मल्टीपल, 12 का ऐसा कोई मल्टीपल जो 90 से नीचे हो, क्योंकि 90 तो पूरा जाएगा नहीं 12 पे। तो आपने देखा कि 84 जो है ना, अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो 84 एक ऐसा नंबर है जो 12 पे एग्जैक्टली जाएगा। तो आपने देखा कि 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई हुआ कि 84 बन गया। तो आपने देखा 7, तो 7 इधर मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपने देखा 84 काम जो है ना 21 दिन में हो जाएगा। आपने देखा 12 काम अगर 3 दिन में, और 90 से नीचे 12 का कौन सा मल्टीपल है, आपने देखा 84 मल्टीपल है। तो 12 को 84 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। अगर इधर 7 से तो उधर भी राइट हैंड साइड में भी आपको 7 से करना पड़ेगा। फिर आपने एक चीज देखी क्या कि 84 में क्या ऐड करना है, आपने देखा 84। अब 84 दिन कौन से, 21 हुआ। अगले दिन ए ने काम करना है, उससे अगले दिन भी ए ने काम करना है। तो आपने देखा 90 जो काम हुआ है उसको करने में कितने दिन लगे। आपने देखा ए ने 1 दिन में कितना करा, मतलब 21 डेज हुए हैं। तो 22 और 23 डेज में किसको काम करना है, ए को। तो आपने देखा 22 दिन मतलब 22वें दिन 3 काम किया, 23वें दिन 3 काम किया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज लगे कितने, 23 डेज इज द करेक्ट आंसर।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन ये है, आपको पता है क्या कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर तो ये है और एक फैक्टर है ये वाला, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अगर निकालना है तो मुझे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से। तो आपने देखा इसकी वैल्यू जो आएगी 21/3 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अभी आपसे पूछा 4xy की वैल्यू बताओ, आप क्या करो, माइनस प्लस माइनस, मतलब दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दो। आपने माइनस किया तो आपने देखा 2xy की वैल्यू आपके पास -4 आ गई, 4xy की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, -8 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है सर्कल टचेस द साइड BC, मतलब एक सर्कल, ये सर्कल है BC साइड है, मान लो ये B है ये C है, तो इस साइड को सर्कल ने P पे टच किया है, ठीक है। ऑल्सो टचेज AB एंड AC, मतलब अगर मैं AB को प्रोड्यूस कर दूं आगे और अगर मैं AC को प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, अगर मैं AB को प्रोड्यूस कर दूं और अगर मैं AC को प्रोड्यूस कर दूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज़ बताऊं आपको, ये एनालिसिस करके जो मैंने CPO 2019 और CGL 2019 का एनालिसिस किया, भी मैं आपको दिखाऊंगा। 3 से 4 क्वेश्चन जो हैं वो CGL 19 में CPO के पूछे गए हैं, मतलब CPO का पेपर पहले हुआ, CGL 19 का पेपर बाद में हुआ। तो आप मानकर चलिए कि CPO 2020 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, और तभी ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है इन सारी चीज़ों की, क्योंकि मुझे पता है कि जो आना है प्रीवियस ईयर आना है, इक्वेशन में चेंज होगा पर वैल्यूज़ में चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज़ की अगर आपको तैयारी करनी है ना, तो बेस्ट वे ऑफ रिवीजन इज़ कि आप उसके प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सॉल्व करें। तो वही इसी पर्पज से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराई जा रही है कि आपको कोई डाउट ना आए, एक एक चीज़ आपको एलेबोरेटली यहाँ बताई जाती है, ठीक है। तो बेस्ट वे लास्ट के टाइम रिवीजन करने का यही है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करें, और थोड़ा सपोर्ट नीडेड भी है वैसे, पर आप लोग थोड़ा देखें। पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि लास्ट के टाइम में अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर मॉक कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो AB को प्रोड्यूस किया तो Q पे मिल रहा है, और AC को प्रोड्यूस किया तो R पे मिल रहा है। अभी आपको बोला है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC आपको दे दिया, लेंथ पूछी है AQ की। देखो एक चीज़ बताता हूँ आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन है AQ = AR जो होगा ना, वो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब जो ट्रायंगल होगी ना उसका आधा होगा, हर बार आधा होगा, मतलब 26.4/2, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 13.2 सेंटीमीटर। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे AQ या AR की लेंथ ही पूछेगा, तो उसका जो आंसर है वो बटे 2 आप कर देना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका कि कैसी हुई ये चीज़, आपने देखा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया, इतना। आपने देखा ABC जो है AB + BC + CA 26.4 सेंटीमीटर। अभी आपने देखा कि BC को मैं लिख सकता हूँ क्या, BP + PC, ठीक है। आपको पता है BC को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, क्या, एक तो BP और एक PC। आपको पता है BP और PC को जोड़ के BC बन जाएगा। फिर आपने देखा कि AB और BP की जगह मैं, अगर मैं देखूं कि BP की जगह मैं BQ लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैं कहता हूं क्या कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, और दोनों टेंजेंट की लेंथ आपको पता है इक्वल होती है। मतलब एक सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है तो आपको पता है दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। सिमिलरली मैं PC की जगह क्या लिखूंगा, मैं CR लिखता हूं PC की जगह, क्योंकि मैं मानता हूं कि C ही एक एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर जो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, CP और CR, तो दोनों की लेंथ इक्वल, ठीक है। तो अभी आपने देखा क्या, अभी आपने देखा कि AB और BQ को जोड़ के क्या बना, AQ। आपने देखा AC और CR को जोड़ के क्या बना, AR बन गया। ये कितना हो गया, 26.4। अब आप एक और चीज़ देखें क्या, कि इस सर्कल को अगर मैं मानूं कि A एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं अभी भी, जो कि AQ और AR है सर्कल के 2 पॉइंट्स पे, दोनों इक्वल। तो आपने देखा AQ की वैल्यू जो होगी और AR की वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ द पैरामीटर, मतलब 26.4 का आधा होगी, मतलब 13.2। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने के चांसेस एग्जाम में बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताइए। आपको पता है πr/l + r होता है, ठीक है। आपने देखा क्या कि आपको रेडियस दे दी, आपको हाइट दे दी। आपको पता है L क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर,
हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट। आपने देखा एल जो है स्लैंट हाइट है, अब होता है 8 15 17 का तो ट्रिपलेट होता था। अब आप इसको सॉल्व करें, आपने देखा पाई तो एज इट इज रखना है। आर की वैल्यू कितनी दे दी आपको 8, 17 प्लस 8, तो आपको पता है 17 और 8 होता कितना है, आपको पता है 17 और 8 जो होता है 25 होता है। 25 अट्ठे कितना हो गया 200, तो 200 पाई इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बोला सम ऑफ मनी बिकम्स इतना आफ्टर 3 ईयर। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है, पहले भी हम लोग इसी प्रैक्टिस सेशंस में सॉल्व कर चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आप देखो क्वेश्चन में आपने देखा कि अमाउंट जो है वो इतनी बन जाती है 3 साल के बाद। तो आपने देखा अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टी। तो आपने देखा 3 साल का ये सिस्टम है और फिर 6 साल बाद अमाउंट हो जा रही है कितनी, इतनी। तो आपने देखा अभी आपसे पूछा गया है, आपको बोला है कि सर्टेन रेट है, कुछ रेट हमने आर मान लिया, कंपाउंडेड ईयरली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस, मतलब 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना। उसके लिए आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि पहली इक्वेशन को भाग दो दूसरी से या फिर दूसरी को भाग दो पहली से, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि सर लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आएगा, चलो मान लिया, और राइट हैंड साइड में जो आएगा ना पी से पी कट जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3 बचेगी, क्योंकि ये पावर 6 ये 3, तो 3 से काटूंगा तो 3 बचेगी, मैंने मान लिया। फिर मैंने देखा कि यार 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 3 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, और अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, मतलब अगर मैं पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 35,680 और यहाँ पे प्रिंसिपल इनटू, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरी प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है सीधी सीधी, निकाल लो। आपने देखा प्रिंसिपल की वैल्यू आ कितनी जाएगी, लेट मी यूज़ कैलकुलेटर, 1 मिनट रुकिए। तो मैंने देखा कि 23,786.6 आ जाएगा मेरा प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल ये आ गया, अमाउंट ये है, तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट आ कितना जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आपने देखा कि अगर मैं इसको घटा रहा हूँ तो यहाँ से आना कितना है 4.4, और यहाँ पे कितना आएगा, आपने देखा 0.439811, ठीक है। तो आपने देखा 11893 ये आ जाएगा, ठीक है। 11,893 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपको पता है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाने के लिए आपको x प्लस 1/x चाहिए। तो आप पूरी इक्वेशन को अगर x से डिवाइड कर दो और √7 को साइड में ले जाओ, तो आपका इक्वेशन ऐसा लिखा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू √7 लिखी है। अब आपको पता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, a का क्यूब मतलब 7 का क्यूब माइनस 3√7। तो आपने देखा 7√7 माइनस 3√7, तो कितना आ गया 4√7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। अब पहले तो ट्राइंगल ए बी सी है, पहले तो ये मानो, ठीक है। अभी डी इज अ पॉइंट ऑन बी सी, मान लीजिए कहीं यहाँ होगा पॉइंट, सच दैट ए डी सी जो होगा, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल ए डी सी जो होगा, मतलब ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल बी ए सी के इक्वल है। अच्छा, ठीक है। और सी ए की लेंथ दे दी, बी सी की लेंथ दे दी, सी डी की पूछी है। देखो आपको एक चीज़ पता लग गई क्या, कि अगर मैं बात करूं ट्रायंगल बी ए सी की, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल बी ए सी की, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ आ गई कि ये सिमिलर है ट्रायंगल ए डी सी से। क्यों सिमिलर है, आपने देखा कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल एंगल ए डी सी के, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि एंगल सी जो है वो तो कॉमन एंगल हो गया। आपने देखा जब कॉमन एंगल, जब दो एंगल इक्वल हो गए, आपको पता चल गया कि जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ऑब्वियसली तीसरा एंगल भी इक्वल होगा। तो तीसरा एंगल अगर इक्वल है या फिर दो एंगल भी इक्वल है, तो आप लोग कह सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। आपने इक्वल देख लिया। अब आपको पता है सी ए की वैल्यू, आपको सी ए मतलब ए सी का पता है, ए सी का पता है तो यहाँ पे आप डी सी लिखें, फिर आप बी सी का पता है तो आप ए सी लिखें, ठीक है। सी डी की पूछिए आपसे, सी डी की जो लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए सी का स्क्वायर बाई बी सी, ए सी की 10 का स्क्वायर, बी सी 16। तो आपने देखा कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 100/16 लिखा है, तो 100/16 की वैल्यू होती है 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभी आपको पता है थीटा की 3 वैल्यू रख सकता हूँ, 30, 45, 60 रखना शुरू करते हैं। आपने रखा पहले तो √3 आ जाएगा, और अगर मैं कोसेक की वैल्यू रखता हूँ 30, तो आपको पता है 2 1/3 + 1 4/3 हो जाएगा, और उधर रूट में आ जाएगी वैल्यू। 45 रखो, आपने 45 रखा तो आपने देखा कितना हो गया, इतना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आपने देखा ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2√2, और नीचे जो बचेगा वो 1 बचेगा। और इधर अगर मैं रखूं तो आपने देखा 2 sec 45 कितना √2, मतलब 45 डिग्री इज़ द करेक्ट वैल्यू। अब आप 45 डिग्री पुट करें, 1 आपको पता है 10 45 1 होता है, और 2 sec थीटा तो 1 + 2√2, और कोसेक भी √2 ही देगा। तो आपने देख लिया ये आएगा आपका आंसर। तो आप √2 से मल्टीप्लाई करते, जब आपने देखा नीचे √2 तो है ही नहीं कहीं, तो √2 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देखेंगे √2 + 4/2, तो 4 + √2/2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है ए की इनकम जो है वो बी की इनकम का 40% है। आपने देखा कि अगर बी की 100 होगी तो ए की कितनी हो गई, 40 हो गई। फिर देखा आपने बी की जो इनकम है वो सी की इनकम से 24% ज़्यादा है। आपने देखा कि सी की अगर 100 है तो बी की 124 हो गई। अब इसको काटना शुरू करो, आपने देखा ये 2:5 हो गया। और फिर आपने देखा कि ये अगर मैं देखूं तो 4 पे अगर ये जाएगा तो 25 पे, और अगर ये 4 पे जाएगा तो 31 पे जाएगा। फिर आपने देखा कि अगर मुझे A/B/C बनाना है तो मुझे B को इक्वल करना पड़ेगा। अब B को इक्वल करने के लिए यहाँ आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ फिर 31 से करना पड़ेगा। आपने देखा A की वैल्यू तो 62 आ गई, और B की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 155 आ गई, और C की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ चुकी है, 125। क्वेश्चन में बोला है देन बाय व्हाट परसेंटेज सी इनकम मोर देन एज इनकम। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है, आपने देखा कि ये 63 ज़्यादा है। ठीक है, किससे, ए से पूछा है, तो 62 × 100%। तो आपने देखा कि 100 से ज़रा सा ही ज़्यादा है, तो 101.6% इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 101.6% इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप देखें कि ये लिखा हुआ है 62 + 1/62, तो 62 तो, और 62 तो 100 तो आ ही गया, फिर 1/62 × 100% आपको देखना है, तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ रह जाएगी, तो इससे आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन बोला बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, अनु सफर्स एज मच लॉस एज शी वुड हैव गेन्ड बाय सेलिंग इट एट 10% प्रॉफिट। मतलब इसने इतनी सी बात बोली है, क्या उसने बोला है कि अनु अगर आर्टिकल 1134 रुपये में बेच रही है तो जितना उसको नुकसान हुआ है वो नुकसान उतना हुआ है उसको अगर वो आर्टिकल को 10% प्रॉफिट में बेचती। मतलब वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि लॉस हुआ है 10%। उसने बोला है कि उसको इतना लॉस हुआ है जितना उसको 10% प्रॉफिट होता, मतलब 10% लॉस हो गया। अब 10% लॉस हो गया तो कितने में बिकी वो चीज़। आपने देखा कि अगर 100% मैं कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ, 10% का नुकसान हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 90%। 90% की आपको वैल्यू दे दी कितनी, 1134। तो आपने देखा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 1134 90। और अगर मैं CP की वैल्यू निकालूँ, CP की वैल्यू निकालूँ मतलब 100% की वैल्यू निकालूँ, तो वो कितनी आ जाएगी। आपको पता चल गया कि 100% की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी 1 और 2 और 6, 1260 जो है आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, 1260 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस इतना। अभी बोला प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। आप पहली बात तो ये देखें क्या कि प्रॉफिट कितने का हुआ। आपने देखा प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 94.5 रुपीज़ का। ठीक है, और CP कितना है, आपने देखा CP जो है 1260 × 100%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.5% आ जाएगा आपका। ठीक है, विच इज़ द करेक्ट आंसर। और ये 9 पे जाएगा दोबारा। ठीक है, तो 17 15, तो ऐसे आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 लीव्स अ रिमाइंडर इतना। इफ x लाइज बिटवीन इतना देन व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x। पहली बात तो ये कि
4 डिजिट नंबर होना चाहिए जो 2 3 4 5 6 7 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगा, मतलब उस 4 डिजिट नंबर से डिवाइड करूंगा किस किस को, 2 3 4 5 6 7 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आपको पता है कि एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एलसीएम लिया किस किस का, 2 3 4 5 7 6 का। तो आपने देखा पहली बात तो यहाँ से 4 आ रहा है तो ये तो गया 2, 6 आ तो 4 3 4 इंटू 3 12 पंजे 60 सत्ते 420। आपको पता चल गया एलसीएम कितना आ गया 420 इंटू के प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना 1। अब मैं ऐसी के की क्या वैल्यू रखूं, कि मेरी जो वैल्यू आए ना 2800 से 3000 के बीच में आए। देखो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो 6 चौक 24 हो जाएगा और 25 2 5 2 0 आएगा, मतलब प्रॉपर नहीं है। आप 7 रखो वैल्यू के की, आपने के की वैल्यू 7 रखी तो आपने देखा कि 7 4 28 2940। आपने देखा 2940 में अगर मैं एक ऐड करता हूँ तो नंबर क्या बना 2941। 2800 से 3000 के बीच में आ रहा है और ये नंबर ऐसा है कि जब मैं इसको 2 3 4 5 6 7 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर जो है वो 1 आने वाला है। तो आपने देखा कि यही हमारा पर्याप्त नंबर था। आपसे व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स पूछा है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, सम ऑफ डिजिट पूछे हैं इसके, तो आपने देखा 2 और 9 11 4 15 और 1 16, तो 16 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देख लिया, बहुत कर लिया ये क्वेश्चन यार। देखो आपने देखा 20 माइनस एक्स, मतलब अगर मैं चारों नंबर को, जैसे ये ए बी सी और डी, अगर मैं चारों नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो नंबर जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। तो आपने कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगा देता हूँ। अब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अगर मैं लगाता हूँ तो आपने देखा कि 57 माइनस 2x और नीचे कितना बचेगा, आपने देखा नीचे बचेगा माइनस 17। फिर आपने देखा कि ऊपर बचेगा 159 माइनस 2x और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 51। तो आपने देखा माइनस से माइनस गया और 17 से 51 ये गया 3 पे। फिर आपने देखा कि 57 तिया कितना होता है, आपने देखा 57 तिया होगा 171 में माइनस 6x और 159 माइनस 2x। तो आपने देखा 4x की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई 12 आ गई, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 3 आ गई। अब x की वैल्यू 3 आ गई, 7 तिया 21 माइनस 5 कितना होता है 16 और 3 और 1 4। इसका आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा है तो आपके लिए कौन सा बड़ी बात है, 8 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है क्या अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट इतना फॉर इतने साल, अगर उसको 4% ज़्यादा पे इन्वेस्ट किया जाता तो वो 4,452 रुपये ज़्यादा देता। आपसे सम पूछा, पहली बात तो आपने ये देखा कि 4,452 रुपये कितने साल के देता, आपने देखा कि 7/2 ईयर्स, मतलब 3.5 साल के वो इतने पैसे देता। तो आपने देखा कि यार 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, तो आपने देखा कि 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना बढ़ गया, तो 1 साल का कितना बढ़ेगा, आपने देखा 7 6 जा 42 और 2 5, फिर आपने 1 देखा तो 636 आ गया। तो आपने देखा 1 साल का कितना बढ़ा, आपने देखा 1 साल का ना 72 बढ़ा, ठीक है। आपने देखा 1 साल का 1272, 1 साल का 1272 जो है सिंपल इंटरेस्ट बढ़ चुका है। कब, जब रेट को 4% इंक्रीज किया, मतलब 4% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1272। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा 1% की जो वैल्यू होगी वो आपके पास 318 आ जाएगी। 100% की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी। इससे आसान ये क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको मैं कई बार ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ट्रेन में भर भर के हमने किया, मतलब ट्रेन में नहीं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन भर भर के हमने किया। देखो कैसे, आपने देखा अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना है, टोटल डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना है वो कितना ट्रेवल करना है, आपने देखा उसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो 240 किलोमीटर करना है। अभी वो कुछ ट्रेन से चलेगा, कुछ बस से चलेगा और टाइमिंग का फ़र्क पड़ेगा। आपने देखा वो 150 किलोमीटर ट्रेन से चला, रेस्ट बाय बस, तो रेस्ट रहा कितना गया 90 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा, आपने देखा टाइम लगेगा 3 घंटा 30 मिनट। फिर आपने देखा कि दूसरी बार क्या हुआ कि वो 140 किलोमीटर बस से चला, बाकी बचा हुआ ट्रेन से, तो बाकी बचा कितना 100 किलोमीटर बचा, ठीक है। और टाइम कितना लगा, आपने देखा 3 घंटे 40 मिनट लगे,
चलो कोई बात नहीं। अब आपको निकालना क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। पहली बात तो स्पीड ऑफ ट्रेन, इससे क्या निकलेगी, इससे आपकी निकलेगी स्पीड ऑफ बस। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ना 150 से जैसे 100 बनाना, तो 100 से 0 मतलब यहाँ पे पहले से दूसरा छोटा हो गया, फिर अगला तो मुझे 0 ही बनाना है, तो छोटा होता चला गया, अब यहाँ से बड़ा होता जाएगा। तो आप लोग क्या करें, आप इसको उल्टा लिखें। उल्टा कैसे लिखें, आप ऐसे लिखें इसको कि ट्रेन 100 किलोमीटर, बस 140 किलोमीटर, टाइम लगेगा कितना, आपने देखा टाइम लग रहा था 3 घंटे 40 मिनट, और फिर ट्रेन 150 किलोमीटर और बस 90 किलोमीटर, तो आपने देखा टाइम कितना लग रहा था, 3 घंटे 30 मिनट। अब देखो, अब आप लोग क्या करना है, आपको ना बस का जो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग है ना वो 0 करना है। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है। अगर आपको स्पीड ऑफ बस बतानी होती तो आप क्या करते, आप उस समय ट्रेन की जो ट्रेवलिंग है, मतलब ट्रेन का डिस्टेंस जो है उसको 0 करते हैं। आपने देखा पहली बात तो कि यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीमेंट हुआ, 50, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिक्रीमेंट हुआ, 50 का। अभी 0 बनाने के लिए मतलब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 0 बनाना है। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, और स्पीड ऑफ ट्रेन के लिए आपको चाहिए क्या क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, और टाइम आपको चाहिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन तभी निकलेगा जब आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस 0 करोगे। आपने इसको 0 बनाया तो आपने देखा 90 किलोमीटर आपको माइनस करना पड़ा, तो यहाँ पे आपको 90 किलोमीटर ऐड करना पड़ा। कितना हो गया, 240 किलोमीटर। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ से, क्या आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, 10 मिनट का, और आपने देखा कि कितने रेशो में ज़्यादा हुआ है, आपने देखा 5 रेशो ज़्यादा में हुआ है, और यहाँ पे फिर जितना कम हुआ है ना, पहले 50 हुआ था और फिर 90 हुआ, तो 5:9 हुआ है। तो आपने देखा यहाँ पे भी 5:9 में कम होएगा। आपने देखा पहले बार 10 मिनट कम हुआ था, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू -2 मिनट, तो आपने देखा 9 की वैल्यू कितनी हो गई, -18 मिनट, मतलब -18 मिनट होंगे। अब आपने देखा 3 घंटे 30 मिनट में -18, तो 3 घंटे 12 मिनट, ठीक है। मतलब ट्रेन अगर 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती तो उसको टाइम लगता है इतना। स्पीड निकाल लो, स्पीड डिस्टेंस, स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना, 3 घंटे 12 मिनट, तो 12 मिनट को जब मैं आर में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा। फिर आपने देखा ये लिखा हुआ है कितना, 16/5, तो 16 जाएगा 15, और 15 पंजे कितना आ जाएगा, 75 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 75 किलोमीटर आवर इज़ अ करेक्ट आंसर। पर अगर आपको मान लो आप गलत भी निकाल लेते, कैसे, मान लो इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं, आपने देखा कि यार मैं तो ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझसे स्पीड ऑफ ट्रेन आ रही है, कोई बात नहीं, आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल लें। आपने स्पीड ऑफ ट्रेन निकाली, आपने सेकंड लाइन उठा ली, आपने देखा 150 किलोमीटर गया। आपको पता है 1 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है, तो 150 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 2 घंटे में। आपने देखा टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग कितना है, 3 घंटे 30 मिनट, जिसमें से उसने ट्रेन से कितना ट्रेवल कर लिया, 2 घंटे, तो टाइम बचा कितना, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। और 1 घंटा 30 मिनट बचा, तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी, क्या आपने देखा कि अब बस की ट्रैवलिंग कितनी है, बस 90 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 1 से ही 1/2, तो आपने देखा 3/2, अब ये काट दो, आपने देखा 60 किलोमीटर पर आवर आपका ऐसे आ जाएगा स्पीड ऑफ बस, ठीक है। तो एक चीज़ आ गई, अब दूसरी तो बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब ये वाला कोई बहुत किया है क्वेश्चन, ट्रेन में बहुत किया है क्वेश्चन, बोला 2 ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी। आपने देखा स्पीड और किलोमीटर पर आवर में है, तो आप मीटर पर आवर में चेंज कर लो, मतलब मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको पता है ट्रेन का केस है तो लेंथ होती है दोनों ट्रेन की लेंथ, तो आपने देखा पहली ट्रेन की लेंथ ये, दूसरी की आप मान लो L, और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो 18 में। आपने देखा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। अब सॉल्व कर लो, आपने देखा ये कितना हो गया, ये हो गया 99 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 495, तो 495 में अगर मैं 270 घटा दूं तो 225 इज़ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द अदर ट्रेन, सॉरी 225 मीटर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको दे दिया साइड ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, आपको बोला कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पार्क बताएं। अब उसके लिए आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, अगर पार्क को लेवल करना है तो उसका एरिया पता होना चाहिए। एरिया निकलेगा कैसे, आपको पता है कि 3 साइड है, तो आप लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एरिया कैसे निकलता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और S का मतलब सबको पता है क्या होता है, S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, ठीक है।
तो अब आप देखो कि इसका जो है सेमी पैरामीटर आएगा कितना। आपने देखा कि इसका सेमी पैरामीटर आएगा 60 में 112 जोड़ा 100 फिर 164 जोड़ा तो कितना हो गया 336/2 और इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 168। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो 168, फिर 168 में से 60 गया तो कितना रह गया 108 और उसके बाद आपने देखा कि फिर 56 रह गया और फिर 4 रह गया। तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो आपका फाइनली जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 12 × 9। ठीक है, 9 तो बाहर चला गया, 9 का बाहर गया तो 3, यहाँ से 4 बाहर गया 6। ठीक है, अब 168 ये 21 8 जा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से 7 7 7 तो टोटल मिला के जो आपका एरिया आने वाला है वो आपका एरिया जो आएगा वो कितना आ जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेना, आपका जो फाइनल एरिया आएगा मैंने पहले से ही निकाल के रख लिया था 2016 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना 8.5, तो 2016 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा। आप लोग 8.5 में 2016 तो आप देखेंगे कुछ कि 17,136 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 60। तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस ये होती है डायमीटर से एक्सीड कर गई, मतलब 2r से एक्सीड कर गई कितना 60 सेंटीमीटर। तो आप देखो यहाँ पे कि r को अगर मैं कॉमन लूँ तो 2 पाई, ठीक है 2r को कॉमन ले सकते हैं सच। तो आपने देखा ये कितना आ गया, आपने देखा 2r और 22 में से 7 गए तो 15/7 आ गया 60 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 15 की वैल्यू 4 आ गई और 2 आ गई, तो रेडियस कितनी आ गई, आ गया 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस 14 होती है तो आपको पता है एरिया होता कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाउस ए इन अ स्ट्रीट। मान लीजिए ये जो है आपकी स्ट्रीट है, ठीक है, एक हाउस ए है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। मतलब ये हाउस बी मान लीजिए, ये हाउस ए मान लीजिए ऑन द अपोजिट साइड। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप पे, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है आपका टॉप पे वो कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया है कितना, जो हाउस बी है उसके टॉप पे कितना है 60 डिग्री, और जो उसके बॉटम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है अपोजिट डायरेक्शन में जो हाउस है उसके, तो आपने देखा कि ये कितना है, ये है 45 डिग्री। अभी आपको बोला गया, आपको बोला है हाइट ऑफ हाउस है, आपको दे दिया कि ये 36 मीटर है। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर ये 36 और ये आई ऑफ साइट अगर उसकी हो गई तो ये भी 36 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये 45 है, ये 36 है। आपको पता है 45 का ट्रायंगल क्या होता है 1 1 √2, तो 1 की वैल्यू अगर 36 तो 1 की वैल्यू दोबारा 36 हो जाएगी। अब आपको 60 डिग्री का भी पता है कि 60 डिग्री के सामने होता है √3, यहाँ 1 और यहाँ कितना होता है 2 होता है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू अगर 36 मीटर आ गई तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 √3। तो हाइट ऑफ हाउस बी जो आई है आपके पास, हाइट ऑफ हाउस बी जो आई है तो कितनी आई है 36 √3 + 36। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 36 × 1.7 की वैल्यू जो आएगी आपके पास 61.2 आ जाएगी। उसमें आप 36 ऐड कर दो तो आपने देखा कि 97.2, मतलब ऑलमोस्ट 98 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 98 हो जाएगा क्योंकि 97 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्वेश्चन में बोला 60% ऑफ x। आपने देखा कि यार ये तो यहीं से कटेगा, कितना 4x - y 3x + y। ठीक है, आपने सॉल्व किया तो आपने देखा कि x = 7y हो जाएगा। अभी आपको बोला है कि y जो है k% ऑफ x है, तो आपने देखा 1/7x। ठीक है, तो आपको बोला है k%। तो आपने देखा यार ये क्वेश्चन हम लोग ना परसेंटेज की पहली वीडियो में भी कर चुके हैं। तो आपने देखा कि y = k% ऑफ x। अब k% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, k%। आपने देखा कि 1/7 ऑफ x और k% ऑफ x, तो k% की वैल्यू कितनी आ गई 1/7 आ गई। तो आपने देखा k% को मैं k/100 लिखूँगा, ये कितना हो गया इतना। अब k की वैल्यू कितनी आ गई 100/7। अभी बोला है क्या 21% ऑफ k बताइए, तो बता दीजिए केड़ा आफत आ गई है। तो आपने देखा 3 इज़ द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 32 मीटर एंड 18 मीटर फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब आप एक चीज़ कह सकते हैं क्या कि स्ट्रेट लाइन चाहे वो इधर भी होती, मतलब टावर के अपोजिट साइड, मतलब अगर पहला एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से आ रहा है इस साइड से, राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो दूसरा अगर एंगल ऑफ एलिवेशन लेफ्ट हैंड साइड से भी आता तब भी वही बात होती। अगर सेम साइड में आ रहा है तब भी वो बात हो रही है जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। मतलब उसने बोला है क्या कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर 2 पॉइंट से ग्राउंड पे है जो बेस में, मतलब टावर के बेस से जो इतनी दूर है, कितना 32 और 18, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे जो बने हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दोनों एंगल का जोड़। मतलब यहाँ पे अगर अल्फा है, यहाँ पे अगर बीटा है, तो आपको बोला है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का जोड़ कितना है 90 डिग्री। जब भी ऐसा केस आए, अब मान लो ऐसा हो जाता कि यहाँ पर ये लाइन ना होती, ठीक है, अल्फा जो है इधर साइड दे देता, तो तब भी मतलब जब भी ऐसा केस आए तो आप मानकर चलना कि जो हाइट ऑफ टावर होगा वो √AB होगा। कब? जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख जाए कि यहाँ एक टावर खड़ा है, यहाँ एक ट्री खड़ा है, या फिर एक मॉल खड़ा है, कुछ भी खड़ा है, ठीक है, तो वो खड़ा है, तो उसके जो ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, वो जो 2 पॉइंट है वो उसके टॉप पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 90 डिग्री ले रहे हैं, मतलब दोनों का जोड़ जो है 90 डिग्री है। या फिर ऐसा बोल दे कि दोनों का जोड़ जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों का जोड़ है वो कितना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप लोगों को हाइट ऑफ टावर जो आपके पास आने वाली है वो √AB, ए का मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ टावर्स बेस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी 18, ये हो गया आपके पास A, इसकी वैल्यू कितनी होगी 32, ये हो गया B। या फिर अगर इधर होता तो इधर 18 हो जाता, ठीक है। तो आपने देखा कि 18 × 32, तो ये कितना हो गया, 9 का 3 बार आ जाएगा, 64 का 8, तो 24 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत किया है यार, बहुत हद किया है क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है आपको पता है, ऊपर A² B² -2AB, नीचे लिखा हुआ है A² - B², तो आपको पता है A - B अपॉन A + B आपके पास बचेगा फाइनली, तो आप लोग कर ही लेंगे मुझे पता है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1848 cm², द रेशियो ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपने देखा टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, पहली बात तो एक चीज़ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr r+h, और कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इतना, तो आपने देखा 3/1। आपने देखा r+h की वैल्यू 3h दी है, मतलब r की वैल्यू जो है वो कितनी है 2h। अब आपको पता है क्या, आपको एक चीज़ यहाँ से पता चल गई कि टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ गया। टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है आपको, आपने क्या किया कि r की जगह h पुट करना शुरू कर दिया, तो आपने देखा r की जगह h पुट कर दिया टोटल सरफेस एरिया में, मतलब इस वाले फॉर्मूला में 2πr r+h, ठीक है। फिर आपने देखा 2h और h को अगर मैं जोड़ूँ तो 3h, इसकी वैल्यू आपको 1848 cm² दी हुई है, वॉल्यूम क्यूब तो निकालना है, ठीक है। तो आपने देखा कि अब क्या करना है आपको, अब आप इसको देखें कि 12 लिखा है, 12πh² और इधर कितना है 1848, ठीक है। सॉल्व कर लो, आपने देखा 1848 और 12 से डिवाइड करो और पाई, और ऊपर चला जाएगा आपका 7। अब आप इसको सॉल्व करें, आपने देखा कि 22 कितने में काटेगा इसे, 22 इसको काटेगा 1848 डिवाइड बाई 22, कितना 84 पे काट रहा है, ठीक है। और फिर ये 7 पे काट रहा है, तो आपने देखा हाइट का स्क्वायर जो है 49 आ गया, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब हाइट अगर 7 आ गई तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 × 7 कितना 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए, आपको पता है पाई r का स्क्वायर और h, तो 22 × 14 × 14 आपको पता है कि कितना हो जाएगा, 14 चौक 196 × 22 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी 4312 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो इन सेंटर, बताओ यार इसको अब हम लोग सॉल्व करते रहे बार बार। आपको पता है 90 प्लस एंगल A/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 108 डिग्री, 18 दूनी 36 हो जाएगा, एंगल A जो होगा वो आपके पास 36 डिग्री आ जाएगा।
क्वेश्चन में बोला है क्या ए जो है 2/5 काम कितने टाइम में करता है, 6 दिन में। आपने देखा 2/5 काम अगर 6 दिन में करता है तो एक काम मतलब टोटल काम जो है ए कितने टाइम में कर देगा, आपने देखा 13/2 15 टाइम में कर देगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आपने देखा कि बी कितने टाइम में कर देगा, आपने देखा बी जो है 2/3 काम जो है 12 दिन में करता है, तो आपने देखा पूरा काम जो है वो 18 दिन में कर देगा। तो ए और बी का आपके पास क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया। अब टोटल टाइम आ गया, टोटल वर्क और वन डे वर्क तो निकालना बहुत आसान है आप सबके लिए। क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए और सी वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज। आपने देखा एक दिन में कितना काम करते हैं 11, तो 6 दिन में कितना कर देंगे 66। अब 66 काम हो गया तो रह कितना काम गया, 24 काम रह गया। अब इस 24 काम को जो कि रिमेनिंग वर्क है इसको जो सी है 8 दिन में ख़त्म कर देगा। आपने देखा 24 काम को 8 दिन में ख़त्म कर रहा है, मतलब सी का जो वन डे वर्क है वो कितना आ गया आपके पास, वन डे वर्क सी का कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। अभी बोला है क्या ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क। आपने देखा कि 90 टोटल काम है। अब अगर ए और सी को करना है सेम वर्क, मतलब 90 काम अगर ए और सी को साथ में मिलकर करना है तो कितने दिन में कर देंगे। आपने देखा ए का वन डे वर्क कितना 6, सी का कितना 3, तो 10 दिन में कर देंगे। नो वरीज फॉर देम, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है व्हेन द प्राइस ऑफ, बहुत करा है क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन में बोला है क्या कि प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस जो है बढ़ गया। आपने देखा पहले 100 था, फिर 28% बढ़ा तो 128 हो गया। अब बोला है फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन पर मंथ सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 12%। अभी आपने देखा कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रख देगा, ये बोल देगा प्राइस इंक्रीमेंट हुआ तो कंजप्शन बताओ कितना डिक्रीज। अभी बोला है कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया, तो कंजप्शन बताओ कितना रिड्यूस हुआ। तो ऐसे केस में भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। पहली बात तो आपको ये चीज़ पता है क्या कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन होता है। अभी कंजप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। और ये क्वेश्चन CPO 2020 में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कंजप्शन जो है वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर जो है वो पहले था 100, फिर 12% बढ़ा तो कितना हो गया 112 हो गया। अभी आप लोग कंजप्शन निकालें, कंजप्शन अगर आप निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या कि कंजप्शन में एक्सपेंडिचर तो जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि आपको 100:128 की जगह 128:100 करना है, क्योंकि कंजप्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है। आपने देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो चीज़ थी उसकी रेशो हमने एज इट इज लिख दी, ठीक है। आपने देखा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ थी उसकी रेशो हमने एज इट इज़ लिख दी। अब जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी जो रेशो है उसकी रेशो भी इन्वर्सली हो जाएगी। तो आपने देखा कंजप्शन का रेशो फाइनली आया कितना, आपने देखा कि अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्सपेंडिचर और प्राइस को, ठीक है। तो अगर आप प्राइस को उल्टा कर दोगे फिर तो आपको एक्सपेंडिचर इंटू प्राइस करना पड़ेगा ना। तो आपने देखा कि प्राइस कितना हो जाएगा 128, कंजप्शन का रेशो जो होगा वो कितना हो जाएगा 128 रेशो 112, ठीक है। अब आप देखो कि इसको आप 4 पे भी काट सकते हो, 3 2, और इसको भी आप 4 पे काट सकते हो, तो आप देखोगे 2 और फिर 28 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो दोबारा जा रहा है तो 8:7। तो आपने देखा कि इनिशियली जैसे ये इनिशियल और फाइनल था, ये इनिशियल और फाइनल है, तो ऐसे ही इनिशियली कंजप्शन इतनी थी, अब फाइनली कंजप्शन इतनी हो गई। क्वेश्चन में बोला इफ़ द फैमिली कंज्यूम्ड पर मंथ अर्लियर, तो आपने देखा पहले जो है 18.4 किलो कंजप्शन थी, अब पूछ रहा है कि नई कंजप्शन कितनी है। तो आपने देखा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा कि 1 की वैल्यू जो है आपके पास 2.3, तो 7, जो कि अब न्यू कंजप्शन है वो कितनी आ जाएगी 2.3 × 7, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.1 kg। ये करेक्ट आंसर है। और आप ऐसा भी कर सकते थे कि आपने देखा कंजप्शन जो है क्या है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो आपने देखा एक्सपेंडिचर जो है वो 100 से 112 हुआ, तो 100:12 को आप 100:112 को ऐसा भी लिख सकते हैं। और प्राइस जो है वो क्या हुआ 100 से 128 हुआ। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली यही आने वाला है, और ये जो है इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ABC अगर साथ में मिलकर टैंक को भर रहे हैं तो कितने टाइम में भर देंगे, 12 घंटे। ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 4 आवर, ठीक है, एंड देन C इज़ क्लोज। अब A और B जितना टाइम ले रहे हैं,
रिमेनिंग पार्ट को भरने में वो 10 घंटे हैं। आपने देखा पहली बात तो अगर तीनों पाइप को 4 घंटे के लिए साथ में खोल दिया गया तो आपने देखा कि 12 घंटे में टोटल टैंक को भर देंगे, तो 4 घंटे में कितना भर देंगे? आपने देखा 4 घंटे में भर देंगे 1/3। अब 1/3 भर गया तो रह कितना गया? 2/3। अब ये 2/3 को ए और बी 10 घंटे ले रहे हैं भरने में, तो आपने देखा कि टोटल को भरने में कितना टाइम लेते हैं ए और बी? आपने देखा 2/3 अगर 10 घंटे में भरा जा रहा है तो टोटल मतलब एक की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? 15। मतलब ए और बी अगर पूरे टैंक को भरते साथ में मिलके तो 15 घंटे में भर देंगे। एलसीएम 1 आवर वर्क, तो आपने देखा क्या कि ए बी सी का 1 आवर वर्क 5 है, जिसमें से ए और बी का 4 है, तो सी का 1 आवर वर्क आ कितना गया? 1। अभी बोला है सी अकेला 2/3, आपने देखा 60 भरना है, इसका 2/3 कितने टाइम में भर देगा? 1 आवर वर्क। तो आपने देखा कि यार 40 घंटे तो लेगा ही। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत करा है, क्वेश्चन भी देखो। ये क्वेश्चन CGL 19 में एग्जैक्ट आया था, एग्जैक्ट CGL 19 में था, जस्ट इक्वेशंस चेंज थी। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें। CPO 2020 के सेट्स तो पक्का आप कानों से निकालें, अपने आंखों से निकालें। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद हमसे मिस हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमसे मिस हो गया, पहले ये देख लें। देखो, आपको पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ये चलो आप अपने आप भी कर लोगे, बहुत बार करा दिया ये। ठीक है, आपने देखा क्या? आपने देखा P इज़ अ पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर हो। मान लीजिए ये सेंटर है कुछ ओ, ठीक है, एंड इट इज़ 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर अवे है। सेम क्वेश्चन आया था, बस वैल्यू चेंज थी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है अ सीकेंट पी ए बी। मान लीजिए सीकेंट है, बाहर से आ रहा है, तो पी ए बी। तो अगर पी ए बी लिखा है तो पी के बाद ए आएगा फिर बी आएगा। अगर पी बी होता तो यहाँ पे बी आता, फिर यहाँ पे ए आता। ड्रॉन फ्रॉम पी इंटरसेक्ट इतना इतना सच दैट। पी ए की लेंथ दे दी आपको 10 सेंटीमीटर, पी बी की दे दी पूरे की कितनी 16 सेंटीमीटर। डायमीटर बताना है सर्कल का। पहली बात तो एक चीज़ आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं इसको C मान लूँ और इसको D मान लूँ तो आपको पता है कि फॉर्मूला होता क्या है? PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ठीक है, आपने देखा PC कितनी हो जाएगी? आपने मान लिया क्या कि रेडियस जो है सर्कल की R है, तो आपने देखा PC जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 14 माइनस R। और PD जो होगी वो कितनी हो जाएगी? आपको पता है अगर ये R तो ये भी R, तो 14 प्लस R हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है क्या PA की लेंथ कितनी है? 10। PB की लेंथ कितनी है? 16। ठीक है, और सॉल्व कर लो। आपने देखा 196 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे कितना दिया? 160। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 36। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा था तो 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है क्या ए बी सी कैन फिल, डी खाली कर रहा है, एक्स आर ले रहा है। अच्छा देखो, आपने देखा ए जो है अगर किसी टैंक को भरना चालू करे तो 10 में भर देगा, बी उसी टैंक को 15 में, सी जो है 30 में। तो आपने देखा कि एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। आपने देखा 3 2 1 1 आवर वर्क आ गया एबीसी का। अभी बोला है क्या कि एबीसी को खोला जाए 3 घंटे के लिए। आपने देखा 1 घंटे में कितना भर देंगे? 6। तो 3 घंटे में कितना भर देंगे? 18। देन क्लोज्ड, आपने देखा कि 18 भर दिया गया, 30 में से 18 भर दिया। अभी एबीसी बंद कर दिए। नाउ डी इज ओपनड विच अलोन एम्प्टीज द टैंक, मतलब जो भरा गया है 18 उसको डी अकेला खाली कितने टाइम में कर देगा? 30 घंटे में। तो आपने देखा कि वर्क बाय टाइम तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास 1 आवर वर्क ऑफ डी आ गया। आपने क्या देखा? आपने देखा टोटल वर्क। टोटल वर्क आपने टोटल टाइम के साथ जब डिवाइड किया कि हाँ इतना काम था, कितना 18 को खाली करना था और 30 घंटे लगे, तो आपने देखा कि 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? आपने देखा 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? 3/5। आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपने देखा टोटल वर्क बाय 1 आवर वर्क, तो आपके पास यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा जो कि डी का खाली करने का टोटल टाइम आया कितना? 50 घंटे। मतलब एक्स की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी? 50 घंटे। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो एलिगेशन से किया था पिछली बार, अब की बार भी करेंगे उसी से ही। आपने देखा पहले कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, मान लीजिए कुछ भी थे, अब 8 बंदे नए आ गए जिनका एवरेज कितना है? 65। उन्होंने क्या किया कि जो पुराने बंदों में रल के, मतलब पुराने बंदों के साथ जुड़ के जिनका एवरेज 60.5 kg था, उनका जो एवरेज है, मतलब 60.5 पहले था, अब 65 वाले आए, मतलब 8 स्टूडेंट आए जिनका एवरेज वेट इतना है। अब जब दोनों मिल गए
ज्वाइन कर लिया जब उन्होंने क्लास को, तो एवरेज वेट कितना हो गया 0.9 kg बढ़ गया, मतलब 60.5 पहले था, तो अब कितना हो गया 61.4 हो गया। तो आपने देखा कि डिफरेंस कितना आ गया 0.9, और यहाँ से डिफरेंस कितना आ गया 3.6। आपको पता है पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने, कुछ भी नहीं, मालूम ही नहीं है कि कितने थे, बाद में कितने 8। तो आपने देखा कि ये आ कितना गया 4:1। आपको पता है एक की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8, क्योंकि 8 नए बच्चे आए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इनिशियली वॉज, ठीक है, ये क्वेश्चन भी CGL 19 में आया है, आप प्रैक्टिस सेशन में खोल के देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो एक की वैल्यू 8, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आपने देखा कि यार सभी को समझ आ गया यहाँ पे, तो कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट हुई है, 30 हुई है यहाँ पे √3/2 1/2 जोड़ा √3 + 1 √3 - 1 2 से 2 गया, तो आपने देखा थीटा की वैल्यू 30। अब sec 30 पूछा है, तो sec 30 कितना हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि √3 तो आएगा, आपको पता है 2/√3 होता है, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यार ये तो मैं ना आपके लिए ही लाया था कि आप लोग खुद से करेंगे दोनों क्वेश्चन, बहुत किए हैं क्वेश्चन, बहुत किए हैं, मतलब हद किए हैं क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका अपनाना है, क्या कि पहली बात तो ना ये सारा क्वेश्चन HCF का बनता है। HCF का बनता है, आपको पता है कि HCF ऑफ 3 नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ द डिफरेंस ऑफ दीज 3 नंबर, मतलब इन 3 नंबर का HCF वही होगा जो इन तीनों के डिफरेंस का HCF होगा, ठीक है। आपने देखा कि इन 3 नंबर का डिफरेंस आएगा कैसे, आपने देखा कि एक चीज़ तो मैं देखता हूँ क्या, कि जब भी मैं इन 3 नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए x, तो रिमाइंडर आता है सेम। अब मान लीजिए ये कुछ उसका मल्टीपल, मतलब x का कुछ मल्टीपल है, मान लीजिए n मल्टीपल x का, और रिमाइंडर है ये कुछ m मल्टीपल है x का, फिर रिमाइंडर है, और ये o मल्टीपल है कुछ x का, फिर रिमाइंडर है। आपने देखा जब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो रिमाइंडर तो मेरा कट ही जाएगा, रिमाइंडर जो है मेरा कट ही जाएगा, तो मेरे पास फाइनली वही नंबर आ जाएगा जिसका मुझे HCF बताना है। तो आपने देखा कि मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया, आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ, पहले तो मैं इनको अलग लिख लेता हूँ, ये तो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बताया था। आपने देखा इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूँ तो कितना आ जाएगा 1921। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूँ तो कितना आ जाएगा, लास्ट में 2 और फिर 4 38 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो आप लोग देखोगे कि इन दोनों का डिफरेंस आ कितना जाएगा, 3 6 63 और फिर 57 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ से एक चीज़ कि अब ये 3 नंबर आपके पास आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में कि इन 3 नंबर का, मैंने क्या बताया था, इन 3 नंबर का चाहे आप इसमें किसी नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर कॉमन निकाल रहे हैं, तो इनके डिफरेंस का जो HCF आएगा ना वही नंबर होगा फाइनली जिससे इनको डिवाइड करना है। तो आपने देखा 1921 3842 5763, आपने देखा कि ये 1921 इंटू 2 है, इंटू 3 है, तो आपने देखा इन तीनों से HCF आ कितना रहा है 1921, ठीक है। अब आपको बोला है क्या कि 3 डिजिट नंबर से डिवाइड हुआ है नंबर, मतलब ये तीनों नंबर 3 डिजिट नंबर से डिवाइड हुआ है। पहले तो आप ये देखो कि ये नंबर जाएगा किस पे। आपने देखा कि अगर ये नंबर मैं देखूं 1 पे तो चलो सारे ही जाते हैं, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे नहीं जाएगा, 7 चौक दुनी नहीं जाएगा, 7 पे, 8 पे, 9 पे भी नहीं जाएगा, अगर 3 पे नहीं जा रहा तो 11 पे नहीं जाएगा, 9 2 11 9 1 10 7 नहीं जाएगा, 13 पे, 17 पे, 15 पे जाएगा नहीं, 17 पे देखते हैं एक बार, 17 1 17 दूनी 1 17 और फिर लास्ट में बचा 51 17 पे जाएगा। तो आपने देखा कि 17 × 113 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा एक तो ये है और एक ही है, अब ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब इसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल है क्या, 17 और 113। आपने देखा कि 3 डिजिट कौन सा है, मतलब 113, मतलब इन 3 नंबर को आपने 113 से भाग दिया था जो कि एक 3 डिजिट नंबर है, और वो निकलेगा किस में से, HCF के अंदर से ही निकलेगा। तो आपने देखा कि भाग देके देख लो 113 से, अब रिमाइंडर बचता कितना, आपने देखा 226, 2 पे गया और फिर लास्ट में कितना बचा 128 बचा, तो 128, तो आपने देखा कि 15 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है।
अब ये वाला बहुत किया है। मार्क प्राइस आपने देखा 15% का पहला डिस्काउंट हो गया, तो कितने रेट पे बिकी वो 85 पे। अभी दूसरा डिस्काउंट कितना है, इतना, तो आपने देखा 100 माइनस एक्स बाई 100 सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, बहुत करा है क्वेश्चन। अब ये आ गया कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा 2 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया, 1/4 माइनस अभी 8 डिवाइड बाई 4 कितना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन था SSC CGL के सेट में, सेम क्वेश्चन था। अब कोई माने तब ना। ठीक है, तो आपने देखा 6 माइनस 1/4 कितना हो गया, 23/4। तो 23/4 13 से डिवाइड कर दो, तो आपने देखा 52, और फिर बचा कितना लास्ट में, 52 माइनस 23 कितना हो गया, 29/4। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 29/4 कितना हो जाएगा, 20/29 आ जाएगा। अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस इतना इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू। ये क्वेश्चन डैम इंपॉर्टेंट है और यही आएगा सीजीएल में। मान के चलना कि यही कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आएगा, भी मेल्ट किया दूसरी शेप में पलट दिया, मेल्ट किया दूसरी शेप में। तो आपको हर बार याद रखना है कि इनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है, 4/3/r3। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब इनका रेडियस अलग अलग है, हाँ, तो आप इनको अलग अलग डिनोट करें, क्योंकि फिर आप ज़्यादा महानुभाव हैं तो आप आर से आप डायरेक्ट काटेंगे, पूछेंगे भी नहीं मुझसे। ठीक है, और रेडियस कितनी, 8.4 8.4 और 8.4, और यहाँ पे कितनी है, 2 बार 12 हाइट पूछी है। तो आपने देखा पहली बात तो ये गई 0.7 और ये भी 0.7 पे, और फिर अगर मैं 3 से इसको काटूँ तो आपको पता है कि 2.8 आ जाएगा। तो जब मैंने इसको हाइट के हिसाब से सॉल्व किया तो आपने देखा कि हाइट अगर मैं देखूं इसकी, तो रेडियस इतना 4 × 0.7, तो इसका आंसर जो है करीबन 488 आ रहा है, मतलब 5.488 आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5, जिसको आप लोग 6 की ज़रूरत नहीं, 5.5 भी है, तो 5.5 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। कर लेना। ठीक है, सेम क्वेश्चन सीजीएल में भी आ चुका है, तो आप लोग कर लेना। अभी ये क्वेश्चन भी सेम था। लास्ट का प्रैक्टिस सेशन मेरे हिसाब से 14वां पता नहीं 15वें प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन हुआ है। आपको बताया गया क्या, एवरेज ऑफ n नंबर, मतलब n नंबर का एवरेज कितना है, 42। 75% आपको पता है 75% कितना होता है, 3/4। तो बचा कितना, 25%, मतलब 1/4। आप टोटल नंबर को 4 माने, आपने टोटल नंबर को 4 माना, तो आपने देखा कि 3/4 कितना हो गया, 3, मतलब पहले 3 नंबर का जो है एवरेज कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, मतलब 42 पहले था, 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, 46। फिर आपने देखा कि 25% ऑफ 4, आपने देखा टोटल नंबर आपने 4 मान लिया, तो उसका 1/4 कितना हो गया, 1। तो आपने देखा 1 कितना डिक्रीमेंट हुआ, कितना 8 का डिक्रीमेंट हुआ, तो रह कितना गया, 34 है बाय टोटल नंबर ऑफ नंबर। अब आपने देखा कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ से आपके पास आता है पहली बात तो अगर मैं काटूं 2 पे, ठीक है, तो 23 या 69 में 17 जोड़े 86। अब 86 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 43। यही सबसे आसान तरीका है इसका। क्वेश्चन में बोला है द रेशो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट इतना 4:5 है, और ई डिपार्टमेंट में इतना है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल मेल एम्प्लॉयज। देखो पहली बात तो ये कि डी डिपार्टमेंट कौन सा है, डी डिपार्टमेंट ये है, इसमें मेल और फीमेल का क्या रेशो है, आपको दिया है 4:5। तो आपने देखा टोटल की वैल्यू कितनी होगी, आपने देखा मेल और फीमेल को जोड़ो तो 9, और 9 की वैल्यू कितनी दी है, 64.8 डिग्री। तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 7.2। तो आपने देखा मेल की वैल्यू कितनी हो गई, आपने देखा मेल की वैल्यू हो गई 28.8 डिग्री। ठीक है, डिपार्टमेंट ई ये वाला है, इसमें आपने देखा कि अच्छा काटना पड़ेगा, तो आपने देखा डिपार्टमेंट ई में कितना है रेशो, 9:11। तो आपने देखा 20 की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री।
तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 1.8, तो 9 की वैल्यू कितनी हो गई, आपको पता चल गया कि 9 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 16.2 डिग्री। तो ये आपके पास मेल हो गए, ये डिपार्टमेंट डी में मेल है और ये डिपार्टमेंट ई में मेल है। अभी आपको बोला है व्हाट इज़ द टोटल मेल एम्प्लॉयज़ इन इतना टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बी। आपने देखा बी कौन सा है, पहली बात तो बी ये है, ठीक है। आपने देखा कि डी और ई में मेल कितने, आप डिग्री में छोड़े, आपने देखा डी में इतने और ई के जोड़ दूं तो कितना आ गया 45 डिग्री। तो आपने देखा 45 डिग्री तो मेल है किसमें, डी और ई डिपार्टमेंट में। और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बी में कितने 57.6%। तो आपने देखा कि ये 9 पे जाएगा 5 और फिर ये कितना हो गया, ये आपने देखा कि 54, 6 और 36 कितना 4, तो 50:64 और फिर ये 25:32 हो जाएगा। तो मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। - 25:32 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोला है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिपार्टमेंट सी इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन डिपार्टमेंट डी एंड ई। तो आपने देखा पहली बात तो सी कौन सा है ये, ठीक है, डी और ई कौन सा है ये। अगर आप इसको जोड़ें तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो गया 100.8 डिग्री। तो आपसे पूछा है कितना ज़्यादा है, तो आपने डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस आपके पास कितना आ गया इन दोनों का, आपने देखा कि डिफरेंस जब आपने इसका सॉल्व किया तो ये आ गया 2 और 22 की जगह फिर 21 रह जाएगा, 21.2। और किस पे पूछा है, डी और ई पे, मतलब 100.8 पे पूछा है डिग्री पे, ठीक है, इंटू 100%। तो आपने देखा कि जाएगा नहीं, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 21.4% इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ए एंड बी एक्सीड्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट सी बाय एक्स, तो एक्स कितने के बीच में लाई कर रहा है। तो आपने देखा पहली बात तो ए और बी ये दोनों, सी वाला ये, तो आप पहले तो इसको जोड़ें। तो आपने देखा कि जब मैंने इसको जोड़ा तो कितना आ गया 8 और फिर 9 7 16 और 16 में अगर मैं देखूं 1 3 6.8 आ गया, ठीक है। तो ए और बी डिपार्टमेंट में लाके इतने बंदे हैं और सी में इतने डिग्री बंदे हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे परसेंटेज दी होती, जैसे आपको सी पे 2020 के सेट्स में दिया है, आपको परसेंट देता था हर बार। अब की बार आपको क्या कर रहा है, अब की बार डिग्री दे रहा है। मैंने बताया था जब परसेंट हो तो टोटल परसेंट कितना होगा 100%। अगर डिग्री हो पाई चार्ट में तो टोटल डिग्री होती कितनी है 360। आप इसको जोड़ दो तो 360 आएगा आपका। तो आपने देखा ये इससे कितना ज़्यादा, ये इससे कितना ज़्यादा है 14.4 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। आपसे पूछा है क्या कि नंबर बताइए। अभी आपने देखा कि 14.4 डिग्री कितने में से, टोटल डिग्री कितनी है 360 डिग्री और कितने का निकालना है आपने, तो 14.4 डिग्री का आपके पास फ्रैक्शन आ गया कितना है 14.4 डिवाइड बाय 36 और मल्टीप्लाई कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो कि कितने हैं 3200। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 8 और फिर 9, 0 से 0 गया। अब 9 से ये जाएगा 16 पे 1.6, तो 1.6 अगर 8 से आप देखेंगे तो 8 128 आ जाएगा। तो देख लो किस में आएगा 120 से 140 के बीच में आएगा, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ स्टेट इन विच द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ऑल 5 स्टेट्स। आपने देखा राइस है कौन सी, आपने देखा राइस जो है ये वाली है। तो आपने देखा 350, 450, 575, 400 और 525। आपने देखा कि ये हो कितनी गई, आपने देखा कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो 525 में जोड़ा 1100 हो गया, 1500 हो गया, 1500 में अगर 800 जोड़ूं मैं तो कितना हो गया 2300। तो 2300 का 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये हो गया 460। अब प्रोडक्शन ऑफ व्हीट 460 से कितनी स्टेट्स में ज़्यादा है, तो आपने देखा 1 में ज़्यादा नहीं, ज़्यादा 2 में ज़्यादा, 3 में ज़्यादा, मतलब 3 स्टेट्स में 20% से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन स्टेट सी। पहली बात तो राइस जो है, राइस है ये स्टेट सी में और स्टेट ई में, तो आपने देखा कितना हो गया 1100। टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, व्हीट कहाँ है, व्हीट है ये किस किस में, बी और डी में, ठीक है। सॉल्व कर लो।
आपने देखा कि 7 6 13, 935 आ जाएगा। तो अब ये जाएगा कितने पे? आपने देखा पहले तो 5 पे काटूंगा अगर मैं इसको तो 220 आ जाएगा, और अगर इसको काटूंगा 5 पे तो 187 आ जाएगा। अब 11 पे काट सकते हैं, 17:20, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन स्टेट ए बी एंड ई। आपने देखा ए में व्हीट का प्रोडक्शन ये, बी में इतना, ई में इतना, इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन सी डी और ई। पहली बात तो सी में, डी में और ई में राइस का प्रोडक्शन है कितना? 1500। अब ये इससे कितना कम है, मतलब ए बी ई। आपने देखा कि ए डी और ई का ये वाला लेना है आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, ये हो जाएगा अप्रॉक्स 850 हो जाएगा। 850 में अगर आप 500 जोड़ रहे हो तो कितना हो जाएगा? 1350। तो आपने देखा ये इससे कितना कम है? आपने देखा कि ये इससे 10% कम है, ठीक है। तो 10% आंसर आ गया आपका, और ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। 10% ही इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट जो कि हिस्टोग्राम, पिछले वाले में हिस्टोग्राम मतलब जो सुबह आपको सेशन कराए हैं उसमें हिस्टोग्राम कमाल का था, तो आप एक बार ज़रूर देखें उसे, ठीक है। बहुत मज़ेदार हिस्टोग्राम था, और अगर आपके पास आ गया तो आपसे सॉल्व नहीं होगा वो। देखो, द नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर 450 से ज़्यादा और 600 से कम। तो आपने देखा 450 से ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा, और 600 से कम। तो आप देखो 8 10 तो 130 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 180 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बोला था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर बिलो 600 टू द नंबर ऑफ वर्कर हु डेली वेजेस आर मोर देन। आपने देखा पहले तो 600 से कम, 600 से कम है कितने? आपने देखा हमने 180 तो पहले 220, ठीक है। अभी ये दोनों ऑप्शन तो गए सी और डी, क्योंकि 11 का मल्टीपल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और फिर कितना आ गया? 650 से ज़्यादा और 800 से कम, तो ये कितना हो गया? 55 और 48 कितना हो गया? 103 में 37 अगर जोड़ूँ तो 140 हो जाएगा, ठीक है। तो 11:7 आ जाएगा। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ वर्कर इन अ फैक्ट्री हुज डेली वेजेस आर 500 से ज़्यादा होने चाहिए बट लेस देन 650, मतलब ये तो ये हो कितना गया? आपने देखा ये हो गया 190। इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन वर्कर्स हु डेली वेजेस आर 650 से ज़्यादा और 750 से कम। तो ये कितना है? ये है 103। अब ये बताना है ये इससे कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा ये इससे 87 ज़्यादा है, किससे? 103 से। तो 87 103 से ज़्यादा है इंटू 100। तो आप देखें अगर इसको सॉल्व करके तो 84.466% आएगा, जो 84.5% हो जाएगा, ठीक है। दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी की वीडियो में इतना ही, ठीक है। कल फिर आपके साथ 2 सेशन डिस्कस किए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। सपोर्ट करना गाइस, शेयर कर दिया करो ताकि थोड़ा रिस्पांस अच्छा आ जाए। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। फॉलो कर लेना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।